गाइज वेलकम टू पार्ट 18। अगर पार्ट 17 नहीं देखी तो जाकर देख लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं पार्ट 18। जैसे ही नारुतो की योजना पूरी हुई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो इस तरीके से आने वाले वक्त के लिए कई शक्तिशाली साथी तैयार किए जा सकते थे। लेकिन नागाटो अब भी अपने फैसले पर अडिग था। वह बोला कि रिने टेंसेई उसे ही करना होगा, किसी और को नहीं। उसके पास अभी भी एक रिनेगन बचा था। नारुतो ये सुनकर हैरान रह गया और तुरंत मना कर दिया। लेकिन नागाटो ने जिद नहीं छोड़ी। उसके मन में एक और योजना थी। अगर प्रयोग सफल हुआ तो वह याहिको को वापस ला सकेगा, और अगर असफल हुआ तो नारुतो उसके लिए एडो टेंसेई का इस्तेमाल कर सकता था। आखिरकार सबके समझाने पर नारुतो ने उसकी बात मान ली। तैयारियां पूरी होते ही सफेद चमक के बीच इताची जीवन फिर से लौट आया। लेकिन नागाटो की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। यह वही कीमत थी जो रिने टेंसेई करने वाले को चुकानी पड़ती है। नारुतो ने तुरंत ओरोचिमारू को इशारा किया कि वह अगला चरण शुरू करे। ओरोचिमारू ने तुरंत एक व्हाइट जेत्सु को नियंत्रित कर नागाटो पर इज़ानागी रीबर्थ जैसी तकनीक चलाई। एक पल में ही व्हाइट जेत्सु की जीवन शक्ति नागाटो के शरीर में प्रवाहित होने लगी। नारुतो ने भी हाथ रखकर उसमें अपनी चक्रा देना शुरू किया। धीरे धीरे नागाटो के भीतर जीवन लौट आया। उसके सफेद बाल फिर से गहरे लाल हो गए। नारुतो और ओरोचिमारू ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी। आखिरकार सफल हो गए। थकावट ने नारुतो के पूरे शरीर को घेर लिया। वह भारी सांसें लेते हुए समझ गया कि यह प्रक्रिया कितनी खतरनाक और ऊर्जा खर्च करने वाली थी। यह तरीका आसानी से दोहराया नहीं जा सकता था, क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली पड़ जाती थीं। पास खड़े इताची ने अपने भीतर की गर्मी महसूस की। वह हैरान था कि वह फिर से जीवित स्वस्थ शरीर में लौट आया है। वह अपनी शक्ति को लगातार बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसके दोनों शारिंगन आंखों से झड़ने लगे, मानो कागज की परतें हों। दरअसल अपने पिछले जीवन में उसने अपनी आंखें सास्के को दे दी थीं। अब दोबारा जी उठने पर वे आंखें स्वाभाविक रूप से वापस नहीं आ सकती थीं। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, इसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। उसने अपनी पीठ से एक कंटेनर निकाला जिसमें 2 शारिंगन आंखें थीं। ये थीं इताची की प्रेमिका इज़ुमी उचिहा की आंखें। इताची हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे पास ये कैसे आई? नारुतो हल्के से मुस्कुराया और बोला, ओबिटो के पास बहुत सी अजीब चीजों का संग्रह था। पिछले महान युद्ध के बाद मैं उसके ठिकाने पर गया था, जहां मुझे एक कमरा मिला जो शारिंगन से भरा हुआ था। हर जोड़ी के नीचे उसके मालिक का नाम लिखा था। जब मैं दोबारा जीवित हुआ तो ओबिटो की गैर मौजूदगी में मैंने वो आंखें चुपचाप ले ली जिनकी मुझे जरूरत थी। इतना कहकर नारुतो ने पीछे से एक और कंटेनर निकाला। इस बार उसमें इताची के पिता फुगाकू उचिहा और उसकी माँ मिकोटो उचिहा की आंखें थीं। इताची ने जब सारी बात सुनी तो उसका दिल गहराई से हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो ने उसके लिए इतनी तैयारी पहले से कर रखी थी। वह दिल से उसका आभार जताता है कि उसे एक बार फिर असली जिंदगी जीने का मौका मिला है। इस बार अब कोई गांव या नियम उसे नहीं बांधेंगे। अब वह अपनी नई आंखों से इस दुनिया को फिर से देखेगा। आंखों के प्रत्यारोपण से पहले ओरोचिमारू ने नारुतो के साथ मिलकर नई तकनीक पर काम किया। उन्होंने इज़ुमी की आंखों में मौजूद जीन के कुछ हिस्सों को संशोधित किया ताकि वे पूरी तरह इताची के शरीर से तालमेल बिठा सकें। इससे जैसे ही इताची दोबारा मांगेक्यो शारिंगन को सक्रिय करेगा, वह इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन के स्तर तक पहुंच जाएगा। ओरोचिमारू की इस प्रतिभा को देखकर सबकी आंखों में फिर से श्रद्धा जाग उठी। यही वह क्षण था जब इताची का पुनर्जन्म पूरी तरह सफल माना गया। इसके बाद नारुतो ने अपनी अगली योजना बताई। वह अब शिशुई को भी जीवित करना चाहता था, लेकिन ओरोचिमारू ने अफसोस जताते हुए कहा, शिशुई का शरीर अगर मौजूद नहीं है तो उसे जीवित करना असंभव है। इताची मुस्कुराया, क्योंकि उसने शिशुई का शरीर बहुत पहले ही गुप्त रूप से सुरक्षित रख लिया था। वह जानता था कि कोतो आमात्सुकामी जैसी तकनीक अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। इसीलिए जिस दिन शिशुई ने नदी में छलांग लगाई थी, इताची ने उसी दिन नीचे जाकर उसका शव ढूंढ निकाला और उसे गुप्त रूप से छिपा दिया। बाद में उसने उसे अपनी तोत्सुका तलवार में सील कर दिया था। इतना कहते ही इताची ने कूजो नो को नाम की सील तकनीक सक्रिय की और तोत्सुका तलवार के भीतर से शिशुई का शरीर बाहर निकल आया। कई सालों बाद भी उसका शरीर आंखों को छोड़कर पूरी तरह सुरक्षित था। ओरोचिमारू ने उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा की। वाकई तेरी सावधानी काबिल ए तारीफ है। अब समझ आया कि मैं कितनी बार ढूंढने के बावजूद उसका शरीर क्यों नहीं पा सका। इताची ने हल्की सांस ली और कहा, यह मजबूरी थी। मैं चाहता था कि शिशुई को शांति से दफनाया जाए, पर दांजो और ओरोचिमारू जैसे लोग कभी भी उसके शरीर को नहीं छोड़ते। फिर उसने नारुतो की ओर देखा और कहा, अब शिशुई तुम्हारे हवाले है। नारुतो ने सिर हिलाया। उसकी योजना साफ थी, उसी प्रक्रिया से शिशुई को पुनर्जीवित करना जिससे अभी इताची को जीवन मिला है। ये सोचकर इताची के दिल में खुशी और दुख दोनों उमड़ आए। खुशी इस बात की
कि वह अपने पुराने दोस्त से फिर मिल सकेगा, और दुख इस बात का कि वह अपने वादे के मुताबिक अमेगाकुरे गांव और उचिहा नाम को नहीं बचा पाया, बल्कि उसी के हाथों उसका अंत हो गया। नारुतो ने उसकी मनस्थिति समझ ली और शिशुई को पुनर्जीवित करने से पहले उसने कहा, चलो पहले किसी पुराने साथी से मिलवाता हूँ। दोनों साथ में अमेगाकुरे के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। वहाँ किसामे अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहा था। इताची ने उसे देखा तो दंग रह गया। उसने पीछे से पुकारा, किसामे। किसामे ने वो जानी पहचानी आवाज सुनी और एकदम मुड़ा। वह देखता है कि सामने इताची खड़ा है। उसकी आंखें फैल गईं। इताची सान, क्या ये सच है? आप तो अपने भाई के साथ युद्ध में मारे गए थे। इताची मुस्कुराया और बोला, लंबी कहानी है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं नारुतो के साथ रहकर उसकी मदद करूंगा। किसामे ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से स्वागत है इताची सान। यह सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर इताची के साथ फिर से किसी मिशन पर जाने का मौका मिलेगा। दोनों ने कुछ पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंस पड़े। किसामे के जीवन दृष्टिकोण ने लोगों पर वाकई गहरा असर डाला था और इस दौर में इंसानों की दुनिया में सिर्फ वही था जो ठंडे और निर्दयी किसामे के दिल में भी हलचल पैदा कर सकता था। पुराने दोस्त से मिलने के बाद सबने शिसुई से मिलने की तैयारी कर ली। कुछ दिन के आराम के बाद सब दोबारा ओरोचिमारू की लैब में पहुंचे। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसे पहले इताची को जीवित किया गया था। ओरोचिमारू और नारुतो ने सारी तैयारियां पूरी कर ली और फिर नागाटो ने शिसुई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रिन्ने टेंसे नो जुत्सु सक्रिय किया। शिसुई और उसके शरीर से एक साथ सफेद रोशनी निकलने लगी। हालांकि सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था, लेकिन नारुतो साफ महसूस कर सकता था कि इस बार नागाटो की ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घट रही थी। यह पुनर्जन्म तकनीक देखने में तो तार्किक लगती थी, लेकिन उपयोग करने वाले के शरीर पर इसका असर बेहद भारी था। जब रिन्ने टेंसे पूरा हुआ, ओरोचिमारू ने तुरंत व्हाइट जेत्सु को नियंत्रित करते हुए इसेई टेंसे नो जुत्सु शुरू किया। वह भी देख सकता था कि नागाटो पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है, इसीलिए उसने इतनी जल्दी यह तकनीक चलाई। उसे डर था कि एक पल भी देरी हुई तो नागाटो की जान जा सकती है। जैसे जैसे व्हाइट जेत्सु की जीवन शक्ति नागाटो के शरीर में पहुंची, उसका कमजोर शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ओरोचिमारू ने लंबी सांस लेकर राहत महसूस की। वह अपने प्रयोग से बेहद संतुष्ट था। नारुतो उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आपने फिर से कमाल कर दिया। फिर उसने पूछा, इस बार और पिछली बार में कोई फर्क महसूस हो रहा है क्या? नागाटो ने महसूस किया कि उसकी रिन्नेगन की शक्ति पहले से काफी घट चुकी है। उसे एहसास हुआ कि यह तकनीक लगातार इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है। भले ही इसेई टेंसे से शरीर की ऊर्जा कुछ हद तक बचाई जा सकती है, लेकिन रिन्नेगन की ऊर्जा का नुकसान इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। फिर भी नागाटो ने यह बात नारुतो को नहीं बताई, क्योंकि उसके मन में अभी भी याहिको को दोबारा जिंदा करने का विचार था। अगर उसे अपनी आंखें भी खोनी पड़े, फिर भी वह चाहता था कि याहिको इस दुनिया में वापस लौट आए। तभी अचानक जमीन पर पड़े शिसुई की उंगलियां हल्की सी हिलीं। यह देखकर इताची तुरंत उसके पास झुक गया, उसका हाथ थाम लिया और भावुक होकर उसे पुकारा। शिसुई उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं था, वह उसके निंजा सफर का मार्गदर्शक भी था। इताची की आवाज सुनकर शिसुई ने धीरे से उठते हुए हैरानी से पूछा, क्या ये इताची की आवाज है? क्योंकि उसके जीवन काल में उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थीं, इसलिए वह अभी भी अंधा था। शिसुई की आवाज सुनते ही इताची की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने उसे कसकर गले लगाया, गला भराया, बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाता रहा। भले ही शिसुई उसकी शक्ल नहीं देख सकता था, लेकिन एक सेंसर टाइप निंजा होने के नाते वह इताची के चक्रा को साफ महसूस कर सकता था। कुछ पलों की खामोशी के बाद शिसुई ने थोड़ा उलझन में पूछा, मैं तो मर चुका था, फिर अब तुम्हें कैसे देख पा रहा हूँ? जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह ठीक हुआ, उसे आसपास के सभी लोगों का चक्रा महसूस हुआ और जैसे ही उसने ओरोचिमारू का चक्रा पहचाना, वह तुरंत सतर्क हो गया। इताची तुरंत शिसुई के आगे आकर खड़ा हो गया और उसे थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया। ओरोचिमारू मुस्कुराते हुए बोला, वाकई यह है असली शूनशिन शिसुई। चाहे मैं कितनी ही बार इसेई टेंसे कर लूं, फिर भी वह मेरी चक्रा को तुरंत पहचान लेता है। शिसुई ने गंभीर स्वर में कहा, ओरोचिमारू, तुम तो वो हो जिसे तीसरे होकागे ने हमेशा नजर में रखने को कहा था। तुम्हारे इरादों से मैं भली भांति परिचित हूँ। इताची ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। अब ओरोचिमारू सान हमारे अपने साथी हैं। यह सुनकर शिसुई चौंक गया। अचानक उसके गले में ठंडक सी महसूस हुई और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओरोचिमारू ने खास दवा का इस्तेमाल कर उसे अस्थायी रूप से बेहोश कर दिया, क्योंकि अब उसे शिसुई की आंखों का प्रत्यारोपण करना था। नारुतो ने शिसुई की दोनों आंखें बाहर निकाली और ओरोचिमारू, जो अब इस प्रक्रिया में माहिर हो चुका था, ने बड़ी सहजता से सर्जरी पूरी कर दी। यह देखकर इताची भावुक हो गया। यकीन नहीं होता कि आज शिसुई की आंखें फिर से उसी के पास लौट
आई हैं। कुछ घंटों बाद शीसुई को होश आया। उसने अपनी पलकों की हरकत महसूस की और जैसे ही आंखें खोली, उसकी नजर सबसे पहले इटाची के चेहरे पर पड़ी। इस तरह शुनशिन शीसुई ने आखिरकार फिर से इस दुनिया को देखा। जैसे ही उसने इटाची को देखा, अब पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ, उसका दिल भर आया। इन 10 सालों में तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, है ना? इटाची ने हल्की मुस्कान दी। चेहरे पर एक दुर्लभ नरम भाव उभरा। शीसुई के सामने वह ऐसे महसूस कर रहा था जैसे उसे कोई फिर से सहारा देने वाला मिल गया हो। कुछ देर पुराने दिनों की बातें करने के बाद शीसुई ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? मैं तो मर चुका था और तुम ओरोचिमारू जैसे आदमी के साथ कैसे हो? इटाची ने सब समझाया। अब तुम्हारे जाने को 10 साल बीत चुके हैं। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है। फिर उसने बताया कि नारुतो ने ही उसे पुनर्जीवित किया है। शीसुई ने पहले तो उसे शंका से देखा, फिर जब उसने उसकी बैंगनी आंखों में 3 लहरदार छल्ले देखे, वह दंग रह गया। रिन्नेगन! उसे तुरंत समझ आ गया कि वह कैसे जीवित हुआ। नारुतो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम उजुमाकी नारुतो है, भविष्य का 7वां होकागे। शीसुई स्वाभाविक रूप से उसे पहचान गया, क्योंकि बचपन में उसे तीसरे होकागे ने नारुतो की गुप्त रूप से रक्षा का काम सौंपा था। जब उसे पता चला कि नारुतो ने उसकी आंखें दांजो से वापस लीं, वह हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या दांजो ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? नारुतो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल किया था, लेकिन अब दांजो इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर शीसुई और भी ज्यादा हैरान हो गया। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ बदल गया। फिर उसने पूछा, गांव और तीसरे होकागे का क्या हाल है अब? अगर दांजो, वो अंधकार का निंजा, अब नहीं रहा, तो क्या उचिहा कबीला और गांव के बीच अब शांति है? इतना सुनकर इटाची कुछ पल के लिए चुप रह गया। तो यहीं तक था वीडियो गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।